हकीकत कायना में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने रमेश बिधूड़ी के द्वारा जो कुंवर दानिश अली के लिए अपशब्द कहे गए हैं सदन में, नई सदन में, उसके बारे में चर्चा करने आई हूँ। चर्चा का विषय आज ये है कि रमेश बिधूड़ी ने जो ये हरकत की है अपनी गुंडई सदन में जो दिखाई है, तो क्या ये एक महज इत्तेफाक है या फिर ये एक प्री प्लानिंग, एक साजिश के तहत काम किया गया है? क्योंकि ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। ये इनके दिल का गुबार ऐसा तो नहीं है कि एकदम से गुबार बना और फूट गया। ये धीरे 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 गुबार ने लावा का रूप लिया और वो फट गया। वो ऐसा फटा कि इन्होंने संसद की गर्माई पे गर्मा को ख़त्म करके उन्होंने ये सोचा शायद मैं गली मोहल्ले में खड़ा हूँ या अपने घर की चौबारे पे बैठा हूँ, चौपाल पे बैठा हूँ। और दानिश जी, कुंवर दानिश जी शायद उनके चौपाल पे उनसे मिलने आए हैं, उनसे कोई गलती हो गई तो उन्होंने उन्हें धो दिया। तो दोस्तों, ना तो वो चौपाल थी, नेता का घर था रमेश बिधूड़ी का, वो संसद थी। संसद जिसे हम एक मंदिर के रूप में देखते हैं, जो एक आस्था का, सभी की आस्था की जगह है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, कोई भी हो, क्योंकि हमारे संविधान में आस्था है और वो संविधान का मंदिर है, इसलिए हम उसे आस्था की जगह कह सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमारा देश, कोई भी धर्म हो, कोई मजहब हो, उसके लिए सर्वोपरि उसका देश, उसके बाद उसका धर्म, उसके बाद उसके कर्तव्य। तो जो ये घटना, दुर्घटना तो नहीं, इसको हम घटना कह सकते हैं, जो ये घटना रमेश बिधूड़ी ने की है कुंवर दानिश अली के साथ, तो बहुत ही शर्मनाक घटना की है। ये उसे नहीं करना चाहिए था। इससे उसकी संस्कार पता चलते कि किस फैमिली किसे बिलोंग करता है, वो पालन पोषण किस संस्कारों से किया गया है और उसे क्या शिक्षा दी गई है। अब हम चर्चा करते हैं, क्या ये प्री प्लान था या फिर ये अचानक उसी किसी बात पर गुस्सा आया हुआ और उसने दो डाला। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये प्री प्लान लगता है। ये इत्तेफाक तो नहीं लगता, महज इत्तेफाक। वो आया, उसने देखा दानिश अली की तरफ नजर दौड़ाई, वो गाली देना शुरू कर दी। नहीं, ये प्री प्लानिंग ही लगता है। क्योंकि आपने देखा, जब रमेश बिधूड़ी कुंवर दानिश अली को गाली दे रहे थे, आतंकवादी, मुल्ला, बड़ुआ, कटुआ और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, तब उनके पीछे दो केंद्रीय मंत्री, उनमें से एक होते हर्षवर्धन और दूसरे थे रविशंकर प्रसाद, दोनों केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। जबकि हर्षवर्धन जी डॉक्टर, पेशे से डॉक्टर थे, शायद अब भी हो, ये तो मुझे पता नहीं। और जो दूसरे थे रविशंकर प्रसाद, वो सुप्रीम कोर्ट में शायद वकील बताए जाते हैं कि एडवोकेट है। तो बताइए, इतने हाई प्रोफाइल के लोगों की सोच क्या है। देखिए, हंस रहे थे बैठे बैठे, चुस्कियां ले रहे थे, मजे ले रहे थे, जब कुंवर दानिश अली को गालियां पड़ रही थी, बड़ुआ, दल्ला, आतंकवादी, मुल्ला, कटुआ जैसे उपनामों से पुकारा जा रहा था, संबोधित किया जा रहा था। तब ये हर्षवर्धन जी और रविशंकर प्रसाद हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। इनके मुंह से ये भी नहीं निकला तो उसे रोकते, मना करते कि गलत कह रहे हो। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। एक प्री प्लानिंग के षड्यंत्र के तहत ये काम किया गया है। और ये काम किसके इशारे पे किया गया है, तो हम आप अच्छी तरह जानते हैं, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो। अपने प्रमोशन के लिए किया गया हो, ये भी इत्तेफाक हो सकता है। क्योंकि बीजेपी का एजेंडा यही है कि जो एक समुदाय, यानी कि मुस्लिम समुदाय को जितना अच्छा बेइज्जत कर लेगा, उसे उतना अच्छा पोस्ट मिलेगा बीजेपी में। ये जो एजेंडा है वो बीजेपी ने फैला रखा। और हमारे देश के जो चिंटू मिंटू, जो दंगा पसंद मंत्री हैं, जिसे अपने आप को कट्टर कहते हैं, सनातनी या हिंदू कहते हैं, वो इसे फॉलो करते हैं और लालच में, थोड़े से लालच में एक
उन्हें एक समुदाय, मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके उनके साथ जिस तरह से हो सकता है बदतमीजी करके, गाली दे के, मार के, पीट के, उनका मर्डर करके, जो भी है, जैसे भी चाहे वो तमगे पाना चाहते हैं, वो अवार्ड पाना चाहते हैं, ऊंची पोस्ट पहुँचाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जब ये कांड हो चुका, संसद को बदनाम किया जा चुका पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, इसकी थू हो रही है। जो कांड हुआ है इसकी थू हो रही है पूरे दुनिया के हर देश में। और अब ये सबको पता चल चुका है, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो, हिंदू कंट्री हो या कोई भी कंट्री हो, सबको ये पता चल चुका है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को दबाया जा रहा, उन पर अत्याचार और जुल्म किए जा रहे, कि वजह सिर्फ इतनी सी है कि ये 20 या 25% थी और ये माइनॉरिटी में आते हैं और ये मेजॉरिटी में वो 80%। तो इसलिए 80 और 20 के डिफरेंस को पूरा करने के लिए, कवर करने के लिए और अपनी सत्ता को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को टारगेट किया जाता है। और जहाँ मौका मिले उधर दबा दो, मार दो, जला दो, कभी गौरक्षा के नाम पर, तो कभी मुस्लिम हिंदू मुस्लिम के मंदिर मस्जिद के नाम पर, तो कभी किसी और दूसरे मुद्दों पर। तो दोस्तों, अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर कि ये प्री प्लानिंग कैसे था। ये महज इत्तेफाक क्यों नहीं था? क्योंकि कुंवर दानिश अली जो है, उनकी थोड़ा आदत ही है, मैं आपको उनकी आदत बता रहा हूँ। उनकी आदत ये, जो मैं जानता हूँ, कि वो सच्चाई के लिए लड़ने के लिए संसद में आए और लोग उन्होंने सच्चाई के लिए ही भेजा है, अपनी बात को कहने के लिए, अपनी बात को सही कहने के लिए, और गलत बात को रोक टोक करने के लिए संसद। और ये उनकी आदत है। अगर संसद में कभी भी कोई बड़ा नेता, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या गृह मंत्री अमित शाह जी हो या कोई और दूसरे बड़े मंत्री हो, अगर वो कहीं भी तरह से कोई बात या कुछ कह देते हैं तो वो फौरन खड़े होकर उस बात को टोकते हैं और रोकते हैं, उसकी सफाई कर। यही बात बीजेपी के नेताओं को पसंद नहीं है कि ये ऐसा क्यों करते हैं, ये बोलते क्यों है हर बार में। अभी जिस दिन, आपने वीडियो तो गौर से देखिए दोस्तों, तो जिस दिन ये घटना हुई है, जब रमेश बिधुड़ी ने गाली बकना शुरू की, तो उसका पहला डायलॉग यही था, क्या बोलेगा नहीं, बहुत बोलता है, हर बार खड़ा हो जाता है। गौर से देखिए। तो ये एक दिन में तो बुलाए, वो जब भी संसद में जाते थे, कोई गलत बात होती थी किसी की भी, वो खड़े हो जाते थे, उसे टोकते थे। यही बीजेपी वालों को पसंद नहीं है और उन्होंने हमेशा से यही काम किया, सच्चाई के लिए लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहे। उनका खुद का कहना है, इंटरव्यू मैंने सुना है, वो खुद कहा है उन्होंने शंभू जी से, हमारे वरिष्ठ पत्रकार शंभू जी, इनसे उन्होंने ये सुना है, इंटरव्यू में ये खुद बताया है कि भाई हम तो लड़ेंगे, कुछ भी हो, या मेरी जान चली जाए, कुछ भी हो, सच्चाई को तो हम नहीं छुपाएंगे और ना सच्चाई को हम दबने देंगे। इसलिए इन भाजपा के विधायकों को, मंत्रियों को, उनका सच के लिए खड़े होना, बोलना और रोक टोक करना ये उन्हें पसंद नहीं था। इसलिए इतने दिन से संसद में जब से वो जा रहे हैं, तब से उन्होंने उनकी बात को दिल में करते 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 एक दिन इतना जहर भर गया कि वो जुबान पे निकल ही आया और कठुआ, मुल्ला, आतंकवादी और जिहादी, पता नहीं क्या 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 डाला रमेश बिधुड़ी ने। उसने कहते हुए संसद की गरिमा का भी ध्यान नहीं रखा कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। बट अगर आपने देखा तो इसका पलटवार कुंवर दानिश अली भी तो कर सकते थे, वो भी तो इससे भी भद्दी भद्दी गालियाँ दे सकते थे, अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने संसद की गरिमा को रखा, उसकी इज्जत को बरकरार रखा। इसलिए उन्होंने एक अल्फाज, एक वर्ड भी नहीं बोला, जबकि वो पता नहीं क्या क्या कह रहा था कि मैं चलो बाहर देख लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। उसके बाद दानिश अली जी बाहर खड़े हुए भी हुए, जाकर आज देखे कौन आया, फिर निकल कर नहीं आया बाहर। तो इसका मेन रीज़न यही है, मेन कारण ये कि प्री प्लानिंग का, और किसी को भी ये पसंद नहीं है कि अगर संसद में कोई झूठ बोला जा रहा है तो दानिश अली जी टोक देते थे, खड़े हो जाते थे कि नहीं ऐसा नहीं है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो। चाहे उसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हो या गृह मंत्री या कोई दूसरा मंत्री कहते हो, यही बात बस इस कांड की वजह बनी। सिर्फ दानिश अली का अपमान नहीं है, ये कुंवर दानिश अली जी इतने अपमान नहीं हुए, इसने
पूरा मुस्लिम समुदाय अपमानित हुआ है और पूरा दलित समाज अपमानित हुआ है, क्योंकि मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई सब ने इनको बनाकर, चुनकर सांसद बनाकर भेजा था संसद में अपनी बात रखने के लिए। तो दोस्तों, सभी का अपमान हुआ है, ये सिर्फ दानिश अली का अपमान नहीं था ये। और छोड़िए, अगर आप ध्यान से देखिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी अपमान है, गृह मंत्री जी का भी अपमान है, पूरी बीजेपी का अपमान है कि इस पार्टी में इतने गंदे और इतने घटिया लोग जिन्हें ये भी तमीज नहीं कि संसद में किस तरह बात की जाती, संसद का मान कैसे रखा जाता। दानिश अली ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुरा भला कहा था, इसलिए उन्होंने ये कांड किया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। शायद ये बात उन्होंने फॉर्म में देखी होगी, इसलिए उन्होंने इस बात को ऐसे करके कह दिया जी संसद में कहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता कुछ कहने के लिए खड़े हो, उससे पहले ही लोग खड़े हुआ कहने के लिए, कहीं जाने के लिए कुछ करने के लिए खड़े हो, वो सोचा शायद ये कुछ कहना चाहते हैं। जब कुछ दिन बाद चंद्रयान पर चल रही थी और प्रधानमंत्री की 9 साल में जो अच्छे काम हुए हैं उसका जिक्र चल रहा था, भारत पाए और उन्होंने उस अच्छे काम को बुरे काम में बदल। जहाँ चंद्रयान की खुशियाँ मनाई जा रही थी, मोदी जी के 9 वर्ष काल की अनगिनत अच्छाइयाँ गिनाई जा रही थी, वहाँ पर ये सब इसने गाली देकर सारा गोबर कर। तो दोस्तों, इसने पहली बार ऐसा नहीं किया। ये मुस्लिम का दुश्मन है, ये हमेशा मुस्लिम का कहती है, लेकिन हमारे स्पीकर महोदय ने भी कोई अच्छा काम नहीं किया है। हालांकि उन्हें मुझसे कोई बुजुर्ग से कोई शिकायत है, उन्होंने भी इतनी भद्दी गालियां देने वाले को सिर्फ आज दोबारा न करने का अल्टीमेटम देकर छोड़ दिया, जबकि उनका काम क्या था? उनका काम ये था वो सिफत को संसद से बाहर करके और उसकी सदस्यता खत्म कर। ये होता है न्याय। जबकि दोस्तों, आपको याद होगा यदि स्पीकर महोदय ने सिर्फ स्मृति ईरानी की झूठ कह रहे थे कि राहुल गांधी ने हमें फ्लैंक किस दिया, जबकि इसको किसी ने नहीं देखा था, सिर्फ स्मृति ईरानी के अलावा। तो किस पता नहीं कैसे उस धर्म के पास पहुंच गया। तो इस तरह स्पीकर महोदय ने फौरन राहुल गांधी को 2 साल के लिए सस्पेंड। इसी तरह आपको ध्यान होगा दोस्तों, आप पार्टी के 2 सांसद हो, जिसमें संजय सिंह थी और राघव चड्ढा, इन दोनों की सदस्यता और बहुत तुरंत तत्काल प्रभाव की गई। स्पीकर महोदय ने और अधीर रंजन चौधरी को भी आप जानते हो, उन्हें भी सस्पेंड कर दिया। तो फिर ये दोहरी नीति क्यों अभी तक संसद से नहीं हटाई? उसकी सदस्यता क्यों खत्म नहीं की गई? उसकी सदस्यता इसलिए खत्म नहीं की गई क्योंकि बीजेपी, और जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएंगे तब तक उसकी सदस्यता खत्म नहीं होगी। क्योंकि जब तक कोई भी अनशन हिंदुस्तान में लोग सड़कों पर नहीं आए, तब तक कोई भी डिसीजन होता रहेंगे, कोई भी हल नहीं होता है। इसके लिए भी लोग जब सड़कों को उतरेंगे, जब वो हल्ला होगा, तब उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा, जबकि उसका FIR हो चुकी है, अभी तक जेल भी नहीं गया। तो दोस्तों, ये सारा प्री प्लानिंग था। इस पर और हाँ दोस्तों, थोड़ी सी बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ। हर्षवर्धन ने फिर जब देखा कि लोग मुझे भी निशाना बना रहे, टारगेट बना रहे, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई मुसलमानों, आप बताओ क्या मैं, ट्विटर में उन्होंने लोगों को संबोधित करती है, मुस्लिम समुदाय को संबोधित करते हुए बोला, मुसलमान भाई को क्या बताओ क्या मैं से अपशब्दों को क्या साथ दे सकता हूँ? तो दोस्तों बता दें, उन्होंने शिक्षित नहीं कहा है, क्योंकि दिल्ली से वो एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है। उन्होंने सोचा मेरा इलेक्शन जाएगा, मैं हार जाऊँगा, इसलिए उन्होंने बयान ट्विटर पर अपना व्यक्त कर दिया। इसके बाद आपको और याद होगा, ये हमारे मुस्लिम ही एक मंत्री है, मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने ये बयान दिया है कि कुंवर दानिश अली ने जो भी किया सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की जाने के लिए, उन्हें कोई और मुद्दा नहीं मिला तो उन्होंने कांग्रेस को टारगेट कर लिया। अब एक बात बताइए, जो भी किया है दोस्तों, तो क्या दानिश अली ने किया है?
या रमेश भिखड़ी ने किया। कहानी चली तो खामोश थे, जो भी किया रमेश भिखड़ी ने किया है। कि मुख्तार अब्बास नकवी जो आपको मुस्लिम जो अपने आप को मुस्लिम बताते हैं, वो शिया कम्युनिटी से, और उस मुसलमानों से तो वैसे ही चलते हैं कि कोई जितेंद्र त्यागी तो अपना आदर्श मान, जिसे कभी वसीम गिफ्ती के नाम से जाना, और शायद शिया समुदाय से वो भी थे, तो इनको उस्ताद थे या जो भी है, तो उन्हीं से प्रेरित थे। इसलिए ये भी मुसलमानों के अगेंस्ट ही बोलते हैं जब भी बोलते। मैं फिर कहूँगा कि ये जो भी घटना हुई है, ये प्री प्लानिंग थी। अगर प्री प्लानिंग नहीं होती तो मोदी जी अब तक FIR करवा देते, जेल पहुंचा देते, संसद से उसे इस्तीफा दिलवा देते और पार्टी से निष्कासित कर देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि घटना प्री प्लानिंग थी। अब वो दानिशरी की खड़े होकर बोलेंगे तो उनकी माँ बहन उन्होंने भाई करती दिखा दिया। तो दोस्तों, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आइए समझिए, इनके मंसूबों को समझिए और इनके किनारा करिए अगर देश को बचाना है। क्योंकि अभी 2024 का रिक्रूटमेंट बहुत टाइम, तब तक तो हमारा देश पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच। ये जो चिंटू है ना, ये दंगाई चिंटू, बजरंग दल हो या जो भी हो, ये तो ये भी IAS की तरह काम करते हैं, तो पाकिस्तान की संस्था काम करती है, इसी तरह ये करते हैं। वो आतंकवादी है, वो बाकी भी आतंकवादी है। वो हिंदुओं को मारते हैं, ये मुसलमानों को मारते हैं। इन दोनों में फर्क क्या रह गया? वो भी आतंकवादी, ये भी आतंकवादी। देश के दुश्मन वो भी है और देश के दुश्मन ये भी। दोस्तों, बचिए और इनसे दूर रहिए, इनके बहकावे में मत आइए। हमारा देश एक गुलदस्ता है, उसी गुलदस्ता ही रहना चाहिए। अखंड भारत बनाइए, न कि हिंदू राष्ट्र। हमारा देश अखंड भारत था, उसी अखंड भारत बनाइए। अखंड भारत अगर बनाए तो उससे हम सब खाते हैं। तो दोस्तों, मुझे आपसे सिर्फ यही चर्चा करना थी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरी बात पसंद आई हो, तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए और हमारा सपोर्ट करिए, जिसे हम आपके लिए और मैंने जानकारी लाकर आपसे शेयर कर सकें। धन्यवाद।